बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। वीकेंड है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको बड़ा इंतज़ार होता है पूरा हफ्ता, जब आपने ऑफिस जाना होता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और फिर इस शदीद गर्मी में तो ज़्यादा इंतज़ार होता है। सो बाहर मत निकले इतनी शदीद गर्मी में, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं लाहौरियों को छुट्टी का दिन होता है तो वो नाश्ता करने बाहर जा रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ज़रूर घर में रहें और क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अच्छे तरीके से अपना वीकेंड एंजॉय करें। रात को कहीं बाहर निकल जाए, कदर मौसम में बेहतरी हो जाती है। हमने प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलना है और सबसे पहले जी कल हमें एक बार फिर से सीएम साहिबा एक मुनफरिद अंदाज में नज़र आई और पहले बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया। अच्छा, पसंद जिन लोगों ने किया उन्होंने तो अपनी व्हाट्सएप डीपी, उन्होंने अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम, हर जगह हमें मरियम नवाज साहिबा ही नज़र आई, यूनिफॉर्म में नज़र आई और बड़ी डिफरेंट और बड़ी खूबसूरत लग रही थी। बहुत सारे लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया, लेकिन उस तनकीद को सीएम साहिबा ने इतना सा भी खातिर में नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया कि कल हमें वो एलीट के यूनिफॉर्म में नज़र आई। कल जी वज़ीर आला ने एलीट पासिंग आउट परेड में शिरकत की और बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ख़ुद भी वही लिबास ज़ेब तन किया। बड़ा ज़बरदस्त लगता है। पहले तो फीमेल सीएम, इतनी खूबसूरत सीएम, और फिर आपको पुलिस के जब यूनिफॉर्म में नज़र आती है तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। बेदिया रोड के पुलिस एलीट ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड में उन्होंने शिरकत की और इसके साथ साथ आईजी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। बड़ा वहाँ पर जो अहलकार खुद मौजूद होते हैं ना, जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि वो सारे पिक्चर्स बनवा रहे थे, उनको कितना अच्छा लग रहा होता है। मेरे ख्याल से तनकीद हमें कुछ अच्छा पहलू भी किसी चीज़ का देखना चाहिए और उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है कैसर खोखर साहब और अली रामे ने हमें ज्वाइन किया है। खोखर साहब, कैसी लग रही थी कल सीएम साहिबा? जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी लग रही थी और ये जो आईजी साहब बहुत प्यारी लग रही थी। आईजी साहब ने रूल्स में अमेंडमेंट कर दिया है कि वज़ीर आला और गवर्नर जो है वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। लिहाजा ये कोई गलत बात नहीं है, कोई गैर कानूनी काम नहीं है। लिहाजा इससे ये होगा कि जो एलीट फोर्स के जवान है उनमें एक नया जज्बा पैदा होगा कि उनकी वज़ीर आला जो है वो भी उनकी यूनिफॉर्म पहनती है। आपकी भी वज़ीर आला है? बिल्कुल, मेरी भी वज़ीर आला है, तो इसलिए वो एलीट फोर्स के जवानों में भी एक नया जज्बा पैदा होगा और पुलिस के जवानों का जो मोराल है वो बुलंद होगा। इससे बिल्कुल ये सबसे बड़ा फायदा होगा। और इससे ये भी होगा कि पुलिस के जो, क्योंकि इस वक्त आप देखें जो एलीट फोर्स है वो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है। जो जितनी ये दहशतगर्द तंजीमें हैं या दहशतगर्द है या जो चैनियों पर जो हमले करते हैं या जो गैर मुल्कियों पर जो हमले करते हैं, इनके खिलाफ जो लड़ने वाली फोर्स है वो एलीट फोर्स है। और एलीट फोर्स इस वक्त की फोर्स के तौर पर काम कर रही है और फ्रंट में दस्ते के तौर पर काम कर रही है। और हमारे ये कमांडोज जो है, बहादुर कमांडोज, हमें इनको सलूट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, एक तो ठीक है, अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है। जो इन्होंने 2 दफ़ा ये यूनिफॉर्म पहन ली है, ये बेसिकली एक तरीकाकार होता है कि आप इंटेंशन चाहते हैं लोगों की। अब मरीम नवाज़ ने पहले दिन जब ये यूनिफॉर्म पहनी तो उस वक़्त इंटेंशन बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत ज़्यादा दाद वसूल भी की और तनकीद भी उन पर हुई। और यही एक तरीकाकार होता है पॉलिटिशियन का कि वो ऐसा गेटअप अख्तियार करते हैं जिससे लोग कि अटेंशन चाहिए थी, तो वो तो उसमें कामयाब हो गई। यही तो चीज है। पिछले वाला अगर देखें सोशल मीडिया पर अगर कोई तनकीद भी कर रहा था तो आपको वो तस्वीर नजर आई। यही चीज पॉलिटिशियन को चाहिए। कल मैंने बहुत ज्यादा दूसरी जमातों के फॉलोअर्स को देखा, उन्होंने भी वो तस्वीर पोस्ट की हुई थी। पॉलिटिशियन को यही चाहिए, चाहे वो नेगेटिव वाइब्स हो या पॉजिटिव वाली हो, आपको सिर्फ अटेंशन चाहिए। अटेंशन उन्होंने सीख की, वो उनको मिली और नो डाउट वो बहुत प्यारी भी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही, इसमें कोई शक नहीं। आपने यूनिफॉर्म पहनी, आप अच्छी लग रही हैं। आप यूनिफॉर्म पहन के आप उन लोगों के साथ बैठती हैं जो कि पासिंग आउट आप उनका एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो आप उनको उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। लेकिन हमें ज़रूरी ये चाहिए कि आप अटेंशन जो है अपने काम से भी लोगों को जो है वो नज़र आनी चाहिए कि आप अपना काम करें। आप ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा वक्त हुआ है, आपने अपना काम शुरू जो है वो कर दिया, लेकिन यही चीज़ काम में जो है वो नज़र आनी चाहिए। असल बात तो ये कि आवाम तक जो गुड गवर्नेंस के मामलात हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं पंजाब के अंदर, नो डाउट। अब तक जितना भी इन्होंने काम किया है वो काम काबिल तहसीन है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आगे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। अगर आपने काम करना है, आप करप्शन ख़त्म करें पंजाब के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है।
अब दोबारा से आपकी करप्शन के ऊपर जो इंडेक्स रिपोर्ट आएगी ना, उसके बाद उसको आप देखिएगा कि कितना करप्शन के ऊपर हर जगह पे खोकर साहब इस बात के गवाह है कि हर महकमे के अंदर कोई भी ऑफिसर जो बगैर पैसे के काम नहीं कर रहा। आपने इस चीज़ को ख़त्म करना है, आपने गवर्नेंस को बेहतर करना है। गवर्नेंस की बेहतरी के साथ साथ जो आपके सरकारी अदाद शुमार हैं, सरकारी नर्ख हैं, उस पर आपने अमल दरामद करवाना है। आपने रोटी पे करवाया, देखिए अगर रोटी पे आप करवा सकते हैं तो आप बाकी अशिया पे भी करवा सकते हैं, उस पर भी आप नोटिस लें। आपके पेट्रोल पंप्स हैं, पेट्रोल पंप सस्ता, पेट्रोल जो है वो सस्ता हो रहा है, लेकिन जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, अपनी फिलिंग करवाते हैं, क्या आपको मालूम है कि आपका वो अगर आपने 5 लीटर पेट्रोल डलवाया तो आपको 5 लीटर पूरा ही मिला है? उसका चेक एंड बैलेंस कौन करने वाला है? इंतज़ामिया है ना। तो मरीम नवाज़ की ये भी जिम्मेदारी है कि वो इस इंतज़ामिया को मुतहर्रिक करे कि जो एक रिट है कानून की, रियासत की, वो कायम होनी चाहिए। देखा है कि इन लोगों की उन्होंने दौड़ें लगवाई होती थी, बिल्कुल लगवाई होती हैं। आपने जैसे आते कहा कि आपको हर शहर हर गली साफ चाहिए, हमें नज़र भी आई दो कि अभी भी कुछ जगहों पर उस तरह से आप कूड़ा करकट नहीं उठा सके, लेकिन आपको मुतहर्रक होना पड़ेगा। आप इन चीज़ों से आपको हट के आपको अब काम करना पड़ेगा। अली, अगर आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए ना, जिस तरह रोटी की कीमत कम हुई, इस तरह सब्जियों की कीमतें भी कम हो जाए, चिकन की कीमत, और जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो आप डिसाइड कर रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट करा लें, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अगर आप एक सरकारी जो तय करदा नर्ख है के ऊपर आप अमल दरामद करवा लें तो आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ना सीएम को ये भी चाहिए कि जो ये किसान हैं इनके भी मसले हल करें, क्योंकि इस वक्त जो है ना किसानों की गंदम जो है वो सरकारी रेट 3900 रुपये है और जो आड़ती है वो 2500 रुपये के हिसाब से फी मन जो खरीद रहा है, जिसकी वजह से किसानों का बड़ा साल हो रहा है। और यूरिया बड़ी महंगी हो रही है, DAP बड़ी महंगी हो गई है, और बीज बड़ा महंगा हो गया, ट्यूबवेल का पानी बड़ा महंगा हो गया, और किसानों की जो कास्ट है वो पूरी होने रही है। इस वजह से ये होगा कि अगले साल लोग फिर गंदम किसानों के लिए तो खोकर साहब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो एक पैकेज देंगे, सिंपल सी बात है। गंदम उन्होंने खरीदनी नहीं, जो उन्होंने गंदम खरीदनी थी वो पहले स्टॉक में उन्होंने गंदम अपनी जो कुछ अजला में वो उसकी प्रोक्योरमेंट जो है मुकम्मल कर ली। उसके बाद उनका सिंपल ही उन्होंने कहा गंदम हमने खरीदनी नहीं है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, खबरों की तरफ तो हम आएंगे। मेरा ये टॉपिक डिस्कस करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ना सीएम साहिबा को देख के, क्योंकि मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तारीफ करना था। काली वर्दी, अब काली आप लोगों ने अब उसको थोड़ा सा सजेशंस की तरफ चलेंगे ना, वो गन वाली उनकी तस्वीर देखी है? मैं कहती हूँ बड़ी जबरदस्त थी, बहुत जबरदस्त थी। अच्छा, तो आप लोगों ने सजेशन देना शुरू कर दिए हैं कि सीएम साहिबा को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, सब चीजें ठीक है, क्योंकि आप जाते हैं फील्ड में, आप लोगों को पता है कि लोग क्या एक्चुअली चाहते हैं सीएम साहिबा से, उनकी को क्या है। सो बुनियादी तौर पर हम तो तारीफ करना चाह रहे थे। खोकर साहब कह रहे हैं कि सीएम साहिबा बहुत प्यारी लग रही थी। जी बिल्कुल, सीएम साहिबा बड़ी प्यारी लग रही थी, और सीएम साहिबा को यूनिफॉर्म बड़ी अच्छी लग रही थी, और ब्लैक यूनिफॉर्म में वो और ज्यादा वो प्यारी लग रही थी। आपने खोकर साहब गन वाली तस्वीर नहीं देखी? ये गन वाली तस्वीर देखिए, ये सामने नजर आ रही है आपको? उस तरह से नजर नहीं आ रही, आप गन वाली प्रॉपर तस्वीर देखिए कैसे उन्होंने आंख बंद करके अपना एक निशाना लगाया हुआ है, बड़ी जबरदस्त, और ये बहुत जबरदस्त तस्वीर थी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। खबरें क्या हैं? पहली खबर, स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान, शदीद गर्मी और हीट वेव के खदशात। चेक कोड से बिजली की ओवर बिलिंग खत्म, 30 रोज बाद डाले यूनिट्स मंफी हो जाएंगे। गंदम सस्ती, डबल रोटी महंगी, बड़ा पैक 230 रुपए में फरोख्त। और आपको खबर ये भी देंगे कि 5 मरला घरों पर टैक्स छूट खत्म करने की तैयारियां हैं। खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और गर्मी तो बहुत शिद्दत से अब जो है वो मुतासर भी कर रही है, लोगों को असरअंदाज भी कर रही है, बढ़ती चली जा रही है। सो स्कूलों की छुट्टियों का तो ऐलान किया गया है, लेकिन कल मैं देख रही थी प्राइवेट स्कूल वाले इस पर मजम्मत भी कर रहे हैं। खैर वो एक अलहदा से बात है। शदीद गर्मी और हीट वेव के खदशात है, स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। खोकर साहब,
आपको नहीं कभी ये ख्याल आया कि मैं भी स्कूल पढ़ता था, कम से कम जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा कदम है कि जो स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान किया गया 1 जून से 14 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। और हुकूमत ने ये किया कि जो उससे पहले जो है यानी कि 31 मई तक जो है स्कूलों के औकात कार जो है सुबह 7 बजे से 11 बजे कर दी गई है। ये टाइम बड़ा अच्छा किया गया। फेडरल गवर्नमेंट पहले कर चुकी है 7 बजे का टाइम स्कूलों का, तो पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो स्कूलों का जो टाइम है 7 बजे का कर दिया है। तो ये भी अच्छा कदम है कि बच्चों को होनी चाहिए। और दूसरा ये कि अगर जिन स्कूलों के पेपर हो गए हैं और सालाना इम्तिहानात भी हो गया, उनको वैसे छुट्टी दे देनी चाहिए, बच्चों को छुट्टियाँ कर देनी चाहिए गर्मियों की। उनको बच्चों को ऐसे स्कूलों में बुलाने का कोई तरीका नहीं है ताकि बच्चे छुट्टियां करें और छुट्टियों के बाद फिर आपको अभी 1-2 दिन में खबरें आना शुरू हो जाएंगी कि फलां स्कूल में बच्चा बेहोश हो गया, फलां स्कूल में ये। तो इसके बाद भी तो हम देखते हैं कि छुट्टियों का ऐलान किया जाता है, तो आप पहले ही दे दें। अली देखिए, जब हम छोटे हुआ करते थे हमें नहीं फील होती थी गर्मी। हमें गर्मी उस वक्त फील होती थी जब हमें काम करना पड़ता था। जब हमें खेलने की इजाज़त मिलती थी तब हमें हीट भी हो कोई असर आप सही कह रहे हैं, बाकी कैसे ये अब क्योंकि हम बड़े हैं और हमें अब गर्मी महसूस होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जाके काम करना पड़ता है, इसलिए तो हम महसूस करते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा बच्चों को छुट्टियाँ दीजिए। आप बच्चों से पूछे, बच्चे तो खुश हैं। हाँ, बच्चे सिर्फ उनको तो छुट्टी चाहिए, छुट्टी में उन्होंने करना क्या है, खेलना है। हाँ। खेलते वक्त उनको गर्मी फील नहीं होगी, स्कूल जाएंगे तो गर्मी फील लेकिन अली एक्चुअली आजकल ह्यूमन बिहेवियर है ना ये। नहीं, आजकल गर्मी है, गर्मी उस वक्त भी हुआ करती थी ना, गर्मी उस वक्त भी थी। आप मुझे ये बताएं कि जब आप छोटी हुआ करती थी तो आप गर्मी में क्या नहीं खेलते थे? हम तो गर्मी में खेलते थे। गर्मी की छुट्टियां थी, सारी गर्मी की छुट्टियां बाहर गुजारते थे। तो लिहाजा ये सिर्फ जब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने का हमारा एक बहाना होता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हमें छुट्टियाँ दी जाएँ। लेकिन अभी ये जो फैसला किया गया है, क्योंकि वेदर अपडेट्स आई हैं, महकमा मौसमियात ने जारी की, PDM ने अलर्ट जारी किया और उन्होंने कहा कि हीट वेव बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो लिहाजा आपको ये फ़ैसला करना पड़ेगा। उस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फैसला किया। उन्होंने कहा कि आप जल्द अज जल्द जो है छुट्टियों का अनाउंसमेंट करें और हीट वेव से बचने के लिए तो आपके एहतियाती तदबीर आपको ऑलरेडी बता दी। अली, अब आपने कहा बच्चे खेलते हैं, एक चीज़ मैंने सुबह क्योंकि आते हुए मैं इस वजह से छुट्टियों के हक में हूँ। अब ये आपको लग रहा होगा बच्चे घर होंगे तो बड़ा तंग करेंगे, लेकिन सुबह बाइक पे जो बच्चे जा रहे होते हैं स्कूल, पेरेंट्स सोने जा रहे होते हैं, ये बड़ा रिस्क होता है, डायरेक्ट धूप सर पे पड़ रही है। फिर जिन स्कूल्स में बड़े प्लेग्राउंड्स हैं ना, आप बच्चों को कितना रोक लेंगे? अच्छा, जब छुट्टियाँ ख़त्म होने को होती है ना, फिर यही टीचर पेरेंट्स कहते हैं यार ये छुट्टियाँ क्यों जल्दी ख़त्म नहीं हो पा रही। बच्चे भी घर पे होते हैं तो पेरेंट्स तंग हो जाते हैं, जल्दी जल्दी स्कूल से इनका स्कूल ओपन हो, ये बच्चे जो है वो जाए। खैर मुख्तलिफ इक़साम की जो वजूहात होती हैं हमारे पास। कि जो छुट्टियाँ होती हैं स्कूलों में, तो छुट्टियों के दौरान जो स्टाफ होता है उनको प्राइवेट स्कूलों को चाहिए कि तनख्वाह दे। वो ये होता है कि प्राइवेट स्कूलों के जो स्टाफ है उनको तनख्वाह नहीं देते टीचरों को, जिसकी वजह से टीचरों का इंतजार होता है और बाद में उनको इस तरह वो अगर बच्चों से फीस लेते हैं प्राइवेट स्कूल, तो फीस जो है ना वो फिर आगे टीचरों को तनख्वाह भी दें। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम की वसादत से मैं ये हुकूमत से अपील करूँगा कि वो इस बात को इंश्योर करें कि अगर बच्चों से स्कूलों की फ़ीस ली जाती है छुट्टियों के दौरान, तो फिर स्कूलों की फ़ीसों से जो है वो इसी तो नहीं चलते, लेकिन जो स्कूलों के जो टीचर हैं उनको तनख्वाह लाजमी मिलनी चाहिए, बेशक वो स्कूल आते हैं या नहीं आते। प्राइवेट स्कूलों में ये जो इस्तेसाल है टीचरों का, ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और इसके साथ साथ ज़रूरी ये चीज़ भी है कि मैं देखती हूँ कि अभी जिस तरह के मैंने कुछ बात की कि प्राइवेट स्कूलों पे कुछ लोग जो हैं स्कूल मालिकान में बज़िद हैं कि हमने 15 जून से छुट्टी देनी है, हम हुकूमती फैसला नहीं मानेंगे। मुझे नहीं पता कि ये क्यों हमेशा से हरदर्मी एक गिरोह के सामने आ जाती है। जब ओवरऑल इम्प्लीमेंट हो रहा है तो इसमें कोई ऐसा बुरी चीज़ भी नहीं है। जिस तरह से गर्मी की शिद्दत है तो मेरे ख्याल से इस फैसले पर अमल दरामद जो है वो वक्त की ज़रूरत है। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। 30 रोज़ बाद डाले गए यूनिट्स मनफी हो जाएंगे, चेक कोड से बिजली की ओवर बिलिंग ख़त्म होगी। अली, ये क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला ने परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उन्होंने कहा कि ओवर बिलिंग के ऊपर मज़ीद उनको रिपोर्ट्स जो है वसूल होना शुरू हुई हैं और लेस्को को जो है वो हदायत जारी कर दी गई है FIA की तरफ से कि वो फौरी तौर पर इनकी रिटर्न्स जो है वो करना शुरू कर दें। अब रिटर्न्स होना भी शुरू हो गई हैं। अब ये जो चेक कोड वाली खबर है, इसमें कहा गया कि 30 रोज़ से ज़ायद वाली ओवर बिलिंग जो है वो नहीं की जाएगी। इस पर जो शहर सिपरा की जो खबर है, तो उसने उन्होंने कहा है कि लेस्को ने 30 रोज़ के यूनिट्स व बिलों के इजरा के लिए सिस्टम में चेक कोड जो है वो लगा दिया। चेक कोड लगाने से इजाफी यूनिट जो है वो सार्फिन से नहीं वसूल किए जाएंगे और इसके साथ ही 65 करोड़ के जो आपने इजाफी ओवर बिलिंग की हुई है वो आपको बिलों की मद में वो वापस किए जाएंगे। और इसके लिए लेस्को की भी डिमांड है कि आप उनको एक वक्त दें, 6 माह का टाइम उनको दिया जाए
ताकि वो ये 6 माह के अंदर अंदर जिन सार्विन से उन्होंने इजाफी यूनिट्स वसूल किए हैं उनको वो फौरी तौर पर वापस करें, और उनको बिजली के यूनिट्स के बाद में हो सकता है कि उनको अगर यूनिट्स उनसे इजाफी वसूल किए गए तो वो अगले बजट के अंदर वो यूनिट्स निकाल के वो उनको बिल जो है वो भेज दें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अच्छा खासा फायदा। जिन लोगों से ओवर बिलिंग जो है वो अली मैं कह रही हूँ लोगों को ना एक जैसे सुख का सांस आ रहा है कि आगे जाके भी, क्योंकि बिजली के बिल अब ज्यादा आने का सांस ऐसे नहीं आता वैसे नहीं, आगे जाके जिससे बिजली के बिल आने हैं ज्यादा, उस ज्यादा बिलों पे जब ओवर बिलिंग हो जाती है बहुत बड़े बर्डन में ये एक छोटा सा रिलीफ आप चलिए वही मैं कह रही हूँ ना, अब नहीं अब आगे बिजली का इस्तेमाल बढ़ना है। ये रिलीफ जो है ये इस रिलीफ का फायदा इनको गर्मियों में बहुत अच्छा महसूस होगा इनको, क्योंकि गर्मियों में आपकी बिजली की कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लिहाजा इसका फ़ायदा उनको अब ज़रूर होगा। लेकिन है तो बिल भी ज़्यादा आ जाता है। लेकिन हम जिस बर्डन में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, उसमें एक ये रिलीफ है, ये तो हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर दाखिला के कि उन्होंने नोटिस लिया। ये गर्मी में ठंडी हवा का झोंका है बेसिकली। खोखर साहब जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा कदम किया है। ये खास तौर पर जो वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने जो बिजली की ओवर बिलिंग जो है ये ख़त्म किया है। ये सार्फिन जो है इस पर बड़ी उनको दुआएं देते हैं, क्योंकि जो आपने जैसा खुद ही बताया कि गर्मियों में जो बिजली का कंजप्शन बढ़ जानी है, जब बिजली कंजप्शन बढ़ जानी है तो रेट बहुत ज़्यादा आने हैं, और बिजली का बिल जो है ना वैसे भी आपको पता है यूनिट रेट बहुत ज़्यादा है। ये लिहाजा ये लोगों को रिलीफ मिलेगा गर्मियों में, उनके बिजली बिल कम आएंगे। और वापडा का जो अगर काम है, लेस्को का काम है, उनको थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि उनको टाइम दे, हुकूमत को चाहिए कि टाइम दे दे, ताकि वो स्टेप बाई स्टेप जो है ना महीना मंथ टू मंथ जो है ना वो जो बिल ओवर बिलिंग किए गए हैं वो वापस कर सके एकदम। अगर वो कहते हैं हमारे पास वो इतना मैकेनिज्म नहीं है, इतना पैसे नहीं है, तो इतने पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, महीने के महीने उनको रिलीफ दें सार्फिन को, हर महीने जो है ना उसके जो ओवर बिलिंग है वो कम हो। अब आप उनको उनकी फेवर तो ना करें, कोई बात नहीं, तो पहले ऐसे काम करें ना कि परेशानी हो। अली माजी में कभी कोई ऐसी मिसाल नहीं हमने देखी कि अवाम को जो पैसे उनसे ले लिए वो वापस हो रहे हैं? कभी भी नहीं हुआ ऐसा, ये पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि लेस्को मतलब सिर्फ एक इदारा है। रिवायत ये है कि आपने बिजली इस्तेमाल भी नहीं की, बिल ज्यादा आ गया तो एंड पे आपको कहते भाई पे कर दो। अभी ये तो डर लग रहा है कहीं कि वजारत दाखिला जो है वो सुई गैस वालों के पीछे ना आ जाए कहीं, क्योंकि उन लोगों ने भी सर्दियों में बिजली के वो गैस के जो बिल है वो बहुत ज़्यादा दिए लोगों को, चीखें निकलवा दी। उसमें कोई शक नहीं है। एक कमरे का अगर अपार्टमेंट है, 2 कमरे का अपार्टमेंट है, तो वहाँ पे 1 मीटर के ऊपर 50-50 40-40 हज़ार रुपए का गैस का बिल आप लोग भिजवा रहे हैं, तो उस पर भी पूछ कुछ होनी चाहिए भैया आपने किस वजह की, क्या वजूहत हैं कि आपने इतना गैस का बिल भेजा। तो लिहाजा अब अगर लेस्को इसके अब आ गई है इसके टहरे के अंदर, तो लेस्को को तो ये रिटर्न करना पड़ेगा। सिंपल सी बात, अगर आपने ओवर बिलिंग की है तो आपसे ये इजाफी आपको वापस करनी पड़ेगी। तो ये वजारत दाखिला का बहुत अहम फैसला है। 66 करोड़ यूनिट है, जो कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़े यूनिट है जो डाले गए हैं। ये बड़ा खौफनाक बात है, इस पर इंक्वायरी भी होनी चाहिए, और जिन लोगों ने ये ओवर बिलिंग किया है उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, उनको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए कि इतना उन्होंने लोगों के साथ जुल्म की दौड़ें लगी गई हैं। खैर 6 माह का वक्त मांगे मेरे ख्याल से, इसमें ये काम पूरा करना भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि वाकई 66 करोड़ यूनिट बहुत ज़्यादा हैं। तो चलें, रिलीफ मिलना तो शुरू हुआ सारिफिन को। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। सो हम बढ़े हैं जी अगली खबर की तरफ। गंदम में इजाफे को जवाज बनाकर मुतादिद मरतबा डबल रोटी महंगी की गई। ब्राउन ब्रेड 160 रुपये में जो है वो वसूल की जा रही है। 230 रुपये का बड़ा पैकेट मिल रहा है। अच्छा, मुख्तलिफ जगहों पर रेट भी एक नहीं है, डिफरेंट रेट है। अब यही मैं बात कर रहा था कि इसमें अब वर्दी पहन के आप बाहर निकलेंगे तो अच्छा लगने की बजाय अगर आप ये काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों खोकर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी सरकारी अपनी रेट जो है ना वो कायम करें। ये जो बद्दू खान है ना, वहाँ पर डबल रोटी का जो बड़ा पैक है उसकी कीमत 241 रुपये है, यहाँ 230 लिखी हुई है। मैं वही कह रही हूँ कि हर जगह पर जो है ना वो डिफरेंट कीमत है। आप ये नहीं कह सकते कि एक जगह पर ये भी इंतजामिया का काम है कि कम से कम ये जो कीमतों में इस्तेहकाम है, इसके साथ साथ सेम प्राइसेस होनी चाहिए, ये भी नहीं है।
जी बिल्कुल, इस वाले से सेम प्राइसेस भी नहीं है। दूसरा ये कि जिस तरह बिलों में ओवर बिलिंग की जा रही है, इस तरह डबल रोटी में भी ओवर बिलिंग हो रही है। ओवर बिलिंग कोई रेट कुछ वसूल कर रहा है, कोई कुछ वसूल कर रहा है, और ओवर बिलिंग है, ये भी ओवर बिलिंग है। नई टर्म यूज कर ली आपने। ओवर यानी रेटिंग है, ओवर रेटिंग वसूल की जा रही है। कोई कुछ वसूल पैसे कर रहा है, कोई कुछ पैसे वसूल कर रहा है। सोशल मीडिया पे लोग मजाक कर रहे हैं। बिल्कुल, बंदू खान जो है 241 रुपए की डबल रोटी अली मैं आपकी तरफ आऊँ। देखिए, मैंने आपको पहले बात की कि हमें जो एक सरकारी रेट्स हैं, आपका महकमा जो सनत व तजारत है, उसका काम ये है कि आपने सरकारी जो रेट्स हैं वो अपने शाया करने होते हैं, वो अपने निकालने होते हैं। वो अपने रेट्स जो हैं वो ये देते हैं इंतज़ामिया को, जो ज़िला इंतज़ामिया होती है कि आपने इसके ऊपर अमल दरामद करवाना है। फिर वो ज़िला इंतज़ामिया कहाँ पे है? आपकी गंदुम कोड़ियों के भाव बिक रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप 3000, 3200, 2800 रुपए में आपकी गंदम फरोख्त, उसके बावजूद अगर आपकी मार्केट के अंदर आपको ब्रेड या दीगर अशिया अगर महंगी फरोख्त की जा रही है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है। आपको वर्दी पहन के ये नहीं है कि आप बंदूक तान के खड़े हो जाए, आपको यही बंदूक उनके ऊपर ताननी चाहिए जो इंतज़ामिया के लोग इस बात को पावर नहीं करवा पा रहे कि वो सरकारी रेट के ऊपर अशिया की फरोख्त को यकीनी बनाए। मैं एग्री करती हूँ, जिम्मेदारी है उनकी। कम से कम उनके ऊपर भी डर खौफ होना चाहिए कि अगर आप 15 रुपए की रोटी करवा सकते हैं, 15 रुपए की रोटी करवा सकते हैं, तो ये जो बड़े बड़े स्टोर है जिन्होंने अपनी मन मर्जी खुद साख्ता अपनी कीमतें बढ़ाई हुई हैं, उनके ऊपर आप प्रेशर डालें ना, उनके ऊपर प्रेशर डाल तो किसी के खिलाफ कार्रवाई करें, किसी के खिलाफ कार्रवाई करें। ये जो जनरल स्टोर हैं, जो बड़े बड़े या डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ पर भी हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीज़ें मिलती हैं, इस तरह वहाँ पर भी सस्ती चीज़ें इंश्योर करे। वहाँ पर भी जो डिपार्टमेंट सस्ती नहीं, आप सस्ती नहीं कह सकते। जो एक सरकारी रेट है, आप ये नहीं देखें, किसी ने भी बड़ी बात होगी अगर सरकारी रेट पर आप सरकारी रेट पर ही सिर्फ अमल दरामद करवा लेना, तो वही बड़ी बात है। जो बेकरी की चीजें हैं इस पर भी सरकारी रेट फिक्स करे, ताकि रोड फिक्स हो कि डबल रोटी इतनी जो वेट है इतने पैसे लगेंगे, रस इतने पैसे लगेंगे, बिस्कुट इतने पैसे लगेंगे, और दूध के इतने पैसे लगेंगे इतने, और ये रेट हुकूमत मुकर्रर करे और फिर रेट पर अमल दरामद भी कराए। और इम्पोर्टेड जो चीज़ें होती हैं, इम्पोर्टेड के ऊपर आप गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक जो सेलर है उसका भी आप मार्जिन रखें, और एक मार्केट के ऊपर जो उनकी फरोख्त का जो एक रेट है उसका मार्जिन रख कर आप उनको इजाज़त दें। ये नहीं कि वो खुद से 20-30 रुपए बढ़ा के आपको चीज़ जो है वो महंगी दे दें। ठीक है, अपना मार्जिन ज़रूर रखें, क्योंकि आपने भी बिजनेस करना है, आप भी अपनी दुकान पर बैठे हो, आपने बिजली का बिल भी देना है, लोगों को तनख्वाहें भी देनी है, सारा कुछ आपने निकालना है। तो लिहाजा अपना मार्जिन रख के आप फरोख्त करिए, और मार्जिन की बुनियाद पर ये नहीं कि आप एक 100 रुपए की चीज़ आपको उसको 1000 रुपए में फरोख्त कर दें। एक बड़ा मुझे इशू अक्सर ये फेस करना पड़ा, आई डोंट नो कि लोग चीज़ खरीदते हुए ब्रेड वगैरह ये ख्याल रखते हैं, डेट एक्सपायर्ड चीज़ें भी पड़ी होती हैं। ये देखिए, ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि अगर अगर आप जा रहे हैं कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, तो हमें डेट एक्सपायर खुद देखनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये उनके अगर निकल आती है तो वो आप उनको निशानदही कर दें कि भाई आपकी शॉप के अंदर आपके पास ये एक्सपायरी डेट की चीज़ें काबिल इस्तेमाल उस तरह से नहीं होता तो सिंपल सी बात है, ये तो कंपनी के भी SOPs होते हैं। ये ना आपने एक्सपायरी डेट की बात की, तो अब मेडिकल स्टोरों पर भी इस तरह दवाइयाँ जो है वो भी डेट जिनकी एक्सपायरी होती है वो पड़ी रहती है, और लोग जाकर बेचारे परेशान होते हैं। लोग इस तरह खरीद लेते हैं दुकान से और मेडिकल स्टोर से चीज़ और लेकर चले जाते हैं और जाकर दवाई इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पर जो ड्रग इंस्पेक्टर है या जो हमारा जो महकमा हेल्थ है उसको विजिलेट करे कि जो दवाइयाँ अस्पतालों मेडिकल स्टोर पर जो एक्सपायर पड़ी होती हैं वो, दूसरा गैर मारी दवाइयाँ, दूसरी ऐसी दवाइयाँ जो फेक दवाइयाँ होती हैं, जो मसलन जो जली दवाइयाँ जिसको कहते हैं, वो जो हमारे जांचो साहब ने पिछले दिनों खबर भी बड़ी अच्छी दी थी, उस पर भी कार्रवाई की जाए ताकि जो ड्रग माफिया है उससे भी निपटा जा सके। अच्छा, होता क्या है कि अब आप लोग कहते हैं कि अगर महंगी है तो आप इस्तेमाल ना करें। अब जिन घरों में बच्चे स्कूल्स वगैरह जाते हैं, ये बुनियादी इस्तेमाल की चीज़ें हैं। अली, आप जितना मर्जी कह लें तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना ज़रूरत, देखिए आपकी ज़रूरत है, आप अगर चीज़ निकलती तब जब आपकी ज़रूरत होती है, रोज़ाना के इस्तेमाल, ये रोज़ाना की इस्तेमाल की चीज़, इन रोज़मर्रा की जो अशिया हैं ज़रूरी, इनके ऊपर तो गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस होना, ये चीज़ें रिलीफ आवाम को देना ये बेसिकली बुनियादी चीज़ें तो ये हैं। अगर हम रोटी की बात करते हैं तो रोटी देखें, 15 रुपये रोटी सस्ती उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसने रोज़ाना की अपनी दिहाड़ी करनी है, काम करना, मजदूरी करनी है, उसके लिए बहुत मायने रखती है चीज़। इस तरह के लोगों के लिए इस तरह का रिलीफ जो है वो करेंगे तो आप उसके लिए वाकई उसके लिए मैटर करता है।
जो तनख्वाहदार तबका है, जिनकी तनख्वाहें कम है, जो अपना महीने का एक बजट जो है वो एक तय करके निकलते हैं कि हमने बजट महीने के अंदर अपने इतना इस्तेमाल करता है, उनके लिए बहुत मायने रखता है। और ये अगेन ये बात आ गई ना, हम कहते हैं पेट्रोल सस्ता हुआ तो जो जवाज बना के चीज़ें महंगी की जाती है, सब्जियां महंगी कर दी के पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। अब आपके पास गंदम सस्ती हो गई है तो जवाज बना के ये चीज़ें तो लेकिन अब जब चीज़ लेने जाएंगे वो ये कहेंगे पेट्रोल तो अभी भी महंगा है, फिर आपको वो डॉलर से कंपेरिजन करेंगे। अब तो पेट्रोल भी 15 रुपए सस्ता हो गया। अब पेट्रोल सस्ता होने के बाद अब आपको चाहिए कि आप ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी करें। इंतजामिया की जिम्मेदारी ना, अब आपको चाहिए कि आप ट्रांसपोर्ट के अंदर जो किराए हैं उनको कम करवाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। सब्जियों की कीमतों के अंदर जो है उसको आप कंट्रोल करें। कंट्रोल इस तरह से करें कि आपका जो मिडिल मैन है सबसे ज्यादा कमाई तो वो कर रहा है, किसान को तो कुछ नहीं जा रहा। ऐसे ही है। किसान तो 10 रुपए में आपको चीज मिडिल मैन को ला के दे रहा है। अब मिडिल मैन ने अपना एक रेट निकालना है, वो कमीशन के बाद में अपना रेट निकालेगा, वो कहेगा जी 20 रुपए में फरोख्त करें, 10 रुपए तो वो कमा गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो लिहाजा आपने मिडिल मैन को कंट्रोल करना है। पहली बात तो ये कि आपको वर्ल्ड बैंक ने इतना पैसा दिया कि आप किसान को बराह रास्त मार्केट के अंदर चीज जो है फरोख्त करने की इजाजत दें। लेकिन ये जो आड़ती लोग हैं, जो कमीशन माफिया है, ये उन लोगों को आगे आने नहीं देता। अगर वो किसान बराह रास्त मार्केट में आकर अपनी सब्जी, अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करता है तो उससे आपकी मार्केट मुस्तहकम होती है। सही बात है। आपके रेट लेकिन अभी जो नहीं मसला हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें इंतजामिया का रोल है। सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट है कि प्लीज डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से इस चीज की जवाब तलबी करे, रोजाना की रिपोर्ट तलब करें। दूसरा ना, वज़ीर आला ने ऐलान किया था कि जो अशिया की कीमतें इनको कंट्रोल करने के लिए एक नया महकमा खड़ा किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो महकमा नहीं बना। वो महकमा बनना चाहिए ताकि अशिया को कंट्रोल करने के लिए प्राइस मजिस्ट्रेट है, उनको मुतरक किया जा सके। वो सब हैं, लेकिन उनका काम करना जरूरी है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। खबर हमारे पास है जी, अली रामे की खबर है। 9,16,000 मालिकान से टैक्स वसूली होगी। 5 मरला घरों पर टैक्स छूट खत्म करने की तैयारियां। अली, अच्छा इकदाम है ये? देखा जाए तो ठीक है, मतलब कुछ आपकी लोगों से पूछ के देखें, सिंपल सी बात है ना। अब ये तमाम 5 मरला, मकसद क्या है? अब साढ़े 5 मरला वाले प्लॉट इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, इसमें कैटेगरी है बी, सी और डी कैटेगरी के एरियाज। ठीक है, जिसमें आप DHA भी लगा सकते हैं, इसमें आप बहरिया टाउन भी लगा सकते हैं, बेग सिटी भी लगा सकते हैं। ठीक है। जो अच्छी अच्छी सोसाइटीज, जो पोश इलाके हैं ना, वहाँ पे जो कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज में जो 5 मरले के प्लॉट्स हैं, जो घर हैं, उनकी करंट वैल्यू के मुताबिक जो आज की उसकी कीमत होगी उसके मुताबिक उनसे टैक्स वसूली की सिफारिशात की गई है। और ये महकमा एक्साइज ने किया, और ये पहले भी की जाती रही है कि जो पोश इलाकों में जो बी, सी और डी कैटेगरी में आते हैं एरियाज, वहाँ पर आप टैक्स वसूली जो है वो लाजमी करें। और इसके अलावा दीगर जो टाउन्स हैं, जिसमें अल्लामा इकबाल टाउन भी है, जो अच्छे टाउन हैं जहाँ पर आप म्यूनसिपल सर्विसेज आप फ्राहम कर रहे हैं, वहाँ पर आप अपनी टैक्स कलेक्शन जो है वो 5 मरला प्लाट के ऊपर आप वो करें, और इससे आप अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब ये जो महकमा एक्साइज ने एक डाटा जो है वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी है पंजाब की फाइनेंस की, उसका मकसद ये है कि वो अपनी सिफारिशात तजावीज़ जो है वो लेते हैं, तजावीज़ उन डिपार्टमेंट से कि आप आइंदा माली साल के अंदर टैक्स नेट में किन किन लोगों को लाने जा रहे हैं। तो उसमें ये सिफारिशात की गई कि आप ये 9,16,000 ऐसे यूनिट्स हैं पंजाब के अंदर कि आप उनसे 5 मरला के जो प्लॉट्स हैं उनसे ये टैक्स वसूल कर सकते हैं। और टैक्स वसूली से आप 2 अरब या 2.5 अरब रुपए की सालाना आमदन वो हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा इस पे ये फैसला किया गया। ये भी तो एक चैलेंज है ना कि आपने वो टैक्स वसूल कैसे करना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो अब हुकूमत को चाहिए कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसका टैक्स जो नया लगाना है वो ना लगाए, जो पहले से लगे हुए टैक्स है ये पहले से लगा हुआ टैक्स है, इसको बेहतर कर दी जा रही है, रिकवरी बेहतर करे, ये एग्जाम्प्ट था, उनकी रिकवरी बेहतर करे, उनकी रिकवरी बेहतर करे जो पहले लगे हुए हैं, और जो टैक्स में पहले टैक्स में लगे हुए हैं लेकिन टैक्स नेट में नहीं आए, उनको टैक्स नेट में लाए। लेकिन नए टैक्स ना लगाए, नए टैक्स लगाने से आवाम का पहले बहुत ज्यादा टैक्स लगे हुए हैं। ये नया टैक्स नहीं है, ये नया टैक्स नहीं। कॉल करे टैक्स, आप बिजली इस्तेमाल करें, डिटेल के मुताबिक बताया ना कि जिन इलाकों का जिक्र किया, क्या फर्क पड़ता है? हर चीज पर तो टैक्स लगा हुआ पहले, तो कितने का आपने टैक्स लगाने हैं? साहब ये नया टैक्स नहीं है, ये टैक्स पहले से मौजूद है। इससे बोझ ये पड़ेगा कि आपने करंट वैल्यू के मुताबिक, आज अगर अन्ना का घर एक अच्छे पोश इलाके में है तो मौजूदा मालियत के मुताबिक टैक्स वसूल किया जाएगा, ये एक अजाफी बोझ पड़ सकता है। अब इस पे करंट वैल्यू पे गवर्नमेंट ने फैसला करना है। अब ये वज़ीर आला पंजाब को रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो कमेटी है वज़ीर ख़जाना के सरबराही में जो बनाई गई है,
वो कमेटी अपनी सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब के सामने रखेंगी और वज़ीर आला पंजाब हतमी फैसला करेंगी कि किन किन लोगों पे टैक्स जो है वो लगाना है या नहीं लगाना। अगर एग्जाम्पशन पहले से दी गई है तो उसको कंटिन्यू रखा जाए, अगर एग्जाम्पशन ख़त्म करनी है तो ख़त्म किया, क्योंकि IMF का बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना। प्रेशर इस बात पे है कि आपने अपने ज़राए आमदन जो है वो आपने उसको नहीं, सवाल ये पैदा होता है ना कि फिर जिस मकसद के लिए किया जा रहा है वो मकसद पूरा भी तो होना है। वो मकसद यही है कि आपने अपना जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बेहतर ज़्यादा करना है और रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा बेहतर करेंगे तो आपको वफाक से ज़्यादा जो है वो बजट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के तहत जो है वो अपनी आमदन बढ़ानी है, आमदन बढ़ानी है, आमदन बढ़ाएंगे तो आप अपने अखराजात जो हैं वो मज़ीद कर सकेंगे। तो लिहाजा अब नए माली साल में अगर देखा जाए तो 600 अरब रुपए के जो एक नॉन टैक्स और टैक्स रिसीट्स हैं जो है वो पंजाब से वसूल करने का हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात मौजूद हैं कि 600 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्सेस पंजाब से लिए जाएंगे। अब वो टैक्सेस पहले से मौजूद हैं, इसमें नया टैक्स कोई नहीं है। इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स बढ़ाने की सिफारिशात है कि आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर जो 12 एकड़ से ज़ायद के मालिकान हैं उनके ऊपर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स वसूल करें। पहले एग्जाम्पशन थी क्योंकि साबका दौरे हुकूमत में हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिशियन जो है वो किसान है, उनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से, तो वो ये टैक्स लगने नहीं देते। टैक्स लगाएं, उन पर लगाएं जिनके नाम ज़्यादा ज़मीन है। ये सिफारिशात भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मौजूद हैं कि आप 12 एकड़ से कम वाले जो काश्तकार हैं, किसान हैं, उन पर टैक्स ना लगाएं। जो 12 एकड़ से ज़ायद के मालिकान हैं उनसे आप टैक्स वसूल करें और ये करना भी चाहिए। आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगा के 14 अरब रुपए वसूल करते, अगर आप 14 में से 10 अरब भी वसूल करें आपके रेवेन्यू में इजाफा होगा। वो 10 अरब का रेवेन्यू वो आप उनके लिए जो प्रोजेक्ट अनाउंस करती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जो होते हैं आप उनके ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर आप मैं मुखालफत करूंगा कि जो ज़राअत है उस पर मजीद टैक्स नहीं लगना चाहिए। मैं आप देखें ज़राअत को आप देते क्या हैं, आप किसानों की गंदम तो खरीद नहीं रहे, किसान बेचारों का किसान सड़कों पर है और आप मजीद टैक्स किसानों पर लगाएंगे, फसलों पर टैक्स लगाएंगे तो ज़राअत हमारी जो है ना, हमारा जो मुल्क है वो एग्रो इकोनॉमी मुल्क है, तो हमारा ज़रई मुल्क है और ज़रई मुल्क में अगर हमारी ज़राअत तबाह होगी तो हमारे मुल्क की इंडस्ट्री भी तबाह हो जाएगी, हमारे मुल्क का भट्ठा बैठ जाएगा, हमारा सब कुछ मुल्क का तबाह हो जाएगा। एक साल का 5,000 वसूल करने से किसान को कुछ नहीं होता। किसान आपने DAP देखे, DAP इतनी महंगी है, यूरिया इतनी महंगी है, पानी महंगा है, 5,000 एकड़ बीज इतने महंगे हैं, इतने ज्यादा महंगे, अब इतने ज्यादा पहले किसानों पर टैक्स लगे हुए हैं और मजीद किसानों पर टैक्स नहीं लगने चाहिए। मैं इसकी मुखालफत करूंगा। नहीं, अब अली का भी पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं खुद एक किसान फैमिली से बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हूँ। अगर आप 1 एकड़ के ऊपर 5,000 रुपए का टैक्स दे देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसान को, और ये टैक्स उन पर लगाया जा रहा है जिनको जो 12 एकड़ से ज्यादा रकबे का मालिक है। जो 12 एकड़ से ज्यादा रकबे का मालिक है वो गरीब आदमी मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं। आप गवर्नमेंट आपको देखें, आपके पास पानी वसूल होता है, आप आबियाना आपसे कम गवर्नमेंट वसूल करती है, आपके पास दीगर सहूलियात हैं, उन सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए आप गाय रखने पर, भैंस रखने पर कितना टैक्स देते हैं? क्या उस पर कोई टैक्स है? ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है ना। बिल्कुल है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो आप उसके ऊपर भी टैक्स लगा दे। तो लिहाजा एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्स की शरह है वो दीगर सेक्टर से बहुत निस्बतन कम है। अगर हम 5,000 रुपए फी एकड़ दे देंगे कोई किसान को मुझे तो आपकी बातों से अंदाजा ये हो रहा है कि अब आने वाले बजट में टैक्सेस की शरह देखिए टैक्सेस मौजूद है ना, मुझे लगता है मजीद उनकी शरह बढ़ाई जाएगी, उनका हदफ ज्यादा रखा जाएगा। हदफ ज्यादा इसलिए रखा जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन की जाए। आपके ऊपर IMF का, वर्ल्ड बैंक का, जितने भी दीगर डोनर एजेंसीज हैं उनका यही प्रेशर, उन्होंने यही कहा है कि आप आवाम से टैक्स वसूल करें। अगर आप वसूल करते हैं तो लिहाजा इसके बदले में उनको म्यूनसिपल सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करें। ये अवाम का हक है, सिंपल सी बात कि अवाम के लिए भी कुछ रिलीफ की सूरत में हो, टैक्स देने को अवाम तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हेडलाइंस होंगी, ब्रेक होगी, फिर आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज का टॉपिक बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि हम देखते हैं हर दूसरा बंदा ये मोबाइल फ़ोन जिसके पास है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया एप्लीकेशन, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, आपको मकबूलियत तक तो ले जाते हैं। अब इस मकबूलियत के लिए, इस फेम के लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। ये जो फॉलोअर्स की एक दौड़ लगी है, ये फॉलोअर्स ख़तरनाक भी हो सकते हैं। ये फॉलोअर्स आपकी पर्सनल लाइफ को तबाह भी कर सकते हैं क्योंकि इन्हीं फॉलोअर्स में आपके हेटर्स भी हैं।
इन्हीं फॉलोअर्स में आपके अगर फैंस हैं तो वो भी हैं जो बहुत ही बुरे कमेंट्स करते हैं और उन कमेंट्स पे आप बार बार नज़र रखते हैं। मैंने तो समटाइम इन कमेंट से तंग आकर वो ऑप्शन ही ऑफ कर रखी है। स्टिल मेरे मोबाइल पे अभी मेरे इंस्टाग्राम पे भी ये ऑप्शन मैंने ऑफ कर रखी है कि कोई कमेंट्स ही करे। मतलब मुझे नहीं समझ आता कि लोगों को क्या लेना देना होता है आपकी पर्सनल लाइफ से। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो आपके काम को पसंद करते हैं वो तारीफ भी करते हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपके लिए ख़तरे की घंटी होती हैं। वो क्या करते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ, आप कहाँ आ जा रहे हैं, आपका घर कहाँ है, आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सो वो आपके लिए बड़ा नुकसान का बाइस बन सकते हैं। अब जो सोशल मीडिया पर जाने माने लोग हैं जिन्होंने अपना कंटेंट बनाने के लिए मेहनत भी की, अब उनका बहुत ज़बरदस्त कंटेंट के साथ साथ लोग उनको जानते मानते भी हैं और वो वहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। उनके लिए थ्रेट्स भी इतने ज़्यादा होते हैं, उनको बड़ा ख़तरा भी होता है। अब यहाँ पर फेक अकाउंट्स लोग बना लेते हैं, सो बहुत सारे मसाइल होते हैं। अब सोशल मीडिया अगर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो किन मसाइल का शिकार है, हमें तो बेसिकली नज़र आ रहा होता है कि बड़े खुश हैं। सो हमारे साथ हमारी आज की मेहमान मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। आप बहुत सारे लोग इन्हें पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं। अब उन फॉलोअर्स में कौन कौन है वो हम इन्हीं से जान लेते हैं। हादिया जावेद ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। एक लंबी स्ट्रगल होती है बिल्कुल, जिसके बाद आप इतने फॉलोअर्स तक पहुंचते हैं और फिर आपको वो कंटिन्यूटी होती है ना, उतनी मेहनत करते रहना पड़ता है। मुश्किलात क्या क्या होती हैं? मुझे लगता है कॉन्टीन्यूटी से, जैसे आपने कहा, आपको कंटेंट में आप गैप्स नहीं ला सकते। आपको हर वक्त कुछ ना कुछ शूट करके दिखाना है, चाहे वो आपकी चाहे आपका मूड हो या ना हो। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक आता है कि कुछ दिन होते हैं नहीं आपका मूड ना, तैयार होने को दिल नहीं कर रहा, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, आप रिलैक्स करना चाहते हो। आपको हर वक्त, अब इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज़ का एक ऑप्शन है उस पर आपको हर वक्त 24 घंटे कुछ ना कुछ दिखाना है। जब तक आपकी ऑडियंस इंगेज नहीं हो रही होती, आपका प्रोफाइल डेड होना शुरू हो जाता है, आपकी इंगेजमेंट ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो ये मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा फ्लॉ है कि आपका मूड हो या ना हो, आपकी तबीयत ख़राब है, कुछ शौहर से लड़ाई हुई भी है, नहीं आपने कंटेंट शूट करना, बट फिर भी आपको कुछ ना कुछ दिखाते रहना पड़ता है। हाँ, और इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब आज ये फॉलोअर्स की एक दौड़ लगी है कि बस आपने फॉलोअर्स बनाने। ये फॉलोअर्स ख़तरनाक भी होते हैं। बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस है फॉलोअर्स को लेकर? अच्छा, मैंने ये चीज़ हमेशा, क्योंकि मेरा जो प्रोफाइल है वो एक मदर और एक वाइफ, और मैं अपनी वो वाली चीज़ ज़्यादा दिखाती हूँ, मेरी स्ट्रगल्स एज अ मदर, एज अ वर्किंग वुमन। उसमें मैंने जो चीज़ नोट की है वो बहुत ज़्यादा है कि जब मैं अपने हस्बैंड के साथ कोई कंटेंट डालती हूँ उसमें बहुत बैशिंग भी आती है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी एक लेटली मैंने वीडियो डाली जो एक बड़ी मजाक के फॉर्म में थी। लोगों ने नीचे कोई मेरे ख्याल से 300-400 कमेंट है जिस पे लोगों ने मेरे मियाँ की धज्जियाँ उड़ा दी। अब देखिए कितना, मतलब कि तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो अपनी बीवी से, ये वो, जबकि वो एक बहुत फन और एक मजाक की टोन में वो एक चीज़ थी। और जो मुझे बहुत पुराना फॉलो कर रहे हैं उनको पता है मेरा और मेरे हस्बैंड का क्या रिलेशनशिप है। इतने उस पर नेगेटिव कमेंट्स आए कि एवेंचुअली मुझे कमेंट्स, वही आपकी वाली बात कि मुझे कमेंट्स ऑफ करने पड़ गए, क्योंकि मुझे तो 9 साल हो गए इस चीज़ में। मैं हेट कमेंट्स को इतना दिल पे नहीं लेती, मेरा हस्बैंड बहुत लेता है। वो एक्चुअली वो हर किसी को जा के जवाब दे रहा था। मैंने कहा दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, फॉरगेट इट। हेट कमेंट्स आते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। यानी आप कह सकते हैं कि इन फॉलोअर्स में हेटर्स होते हैं, हाथ से दिन भी होते हैं क्या? मुझे तो लगता है बहुत नज़र लगती है भाई। वो एक फैक्टर, जब हम एक हैप्पी मैरिड लाइफ दिखाते हैं हमारी लड़ाई हो जाती है। जब मैं बच्चे दिखाती हूँ, ऑनेस्टली मैंने बच्चों पे ये चीज़ बहुत नोट की है। मेरे बच्चों का कोई शूट डले हो ही नहीं सकता उस दिन मेरे बच्चा कहीं गिरे नहीं, बीमार ना हो, तो ये नजर वाला मैं इसी वजह से मैंने कभी अपने सोशल मीडिया किसी भी हैंडल पे मैंने अपने बच्चों को तस्वीर नहीं लगाई। मुझे ये बहुत वो लगता है कि ऐसा होता है, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 1-2 दफ़ा ये हो चुका है मेरे साथ। उसके बाद से मैंने बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं की। मुझे ये बताएं कि कभी किसी ने आपका इंस्टाग्राम या कोई सोशल मीडिया दूसरा प्लेटफॉर्म हैक करने की कोशिश की? हुआ है बहुत दफ़ा, क्योंकि मुझे जीमेल पे नोटिफिकेशन आ जाती है कि somebody is trying to log in। फिर ये कि कभी अल्लाह का शुक्र है कभी अगला बंदा कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि मैं फिर फ़ौरन से अपने पासवर्ड्स चेंज करती हूँ। ठीक है, तो ये आपको नज़र रखनी पड़ती है। किस तरह से आप
एक्टिव रहती हैं इन चीज़ों को लेकर? कौन कौन से ऐसे क्लिक्स होते हैं जो आपको बता देते हैं कि कोई कुछ कोशिश कर रहा है? जब आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कोई लॉगिन करने की कोशिश करता है तो आपको फ़ौरन से जो आपका ईमेल एड्रेस होता है उस पर ईमेल नोटिफिकेशन आ जाती है, वो पूछता है कि इज़ दिस यू, और जब मैं अगर कर दूँ नो तो फिर वो पासवर्ड रीसेट करने की ऑप्शन देता है। फिर इस तरह मतलब थोड़ा सा आपको ना अटेंटिव रहना पड़ता है। होता ये है समटाइम कि आपको फेक मैसेजेस आ रहे होते हैं, लोग आपको अच्छे अच्छे पैसे दिखाकर कुछ ऑफर्स कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ही प्रोफाइल से आपके कोई बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं उनकी फेक प्रोफाइल बनाकर आप तक आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कैसे एक्सपीरियंस रही ये वाले? उसमें मेरा फ्रेंड की फेक प्रोफाइल वाला एक्सपीरियंस तो नहीं रहा, लेकिन यस एक दफ़ा मेरी एक फॉलोअर ने ही मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा कि टिकटॉक पे मेरी एक पिक्चर डाल के एक प्रोफाइल बनी हुई थी। फिर ऑब्वियसली उसको रिपोर्ट किया, ब्लॉक करवाया। ऑल्सो जो आप बात कर रही हैं कि लोग बहुत सारी ऑफर्स करा के कोई कैंपेन की या आपसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी ये कैंपेन है, इतने पैसे हैं, ये वो फिर थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी पड़ती है। आप कंपनी नेम पूछो या आप एजेंसी नेम पूछो, उस पर रिसर्च करो कि वो जेन्युइन भी है कि नहीं। बट देन अगेन आई थिंक कि अब इतना एक्सपीरियंस हो गया कि बड़ी समझ आ जाती है कि ये फेक है और ये रियल है। ठीक है, अब ये जो इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इनको इंगेज रखना, इनमें ये देखना कि आपको कौन पसंद कर रहे हैं, कौन आप इतनी देर से जब यूज़ कर रहे होते हैं ना तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। सो अभी तक भी आके आपको सोच समझ के, वो जो कहते हैं ना फूंक फूंक के कदम रखती हैं, वो वाली सिचुएशन है? वो वाली सिचुएशन बिल्कुल है। और वही चीज़ जो लेटली एक वीडियो पे बैशिंग हो गई है, उसके बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि पता नहीं शायद हर वक्त हैप्पी हैप्पी ही दिखाना है। हाँ, कभी कोई और बात करनी ही नहीं है। और मज़े की बात ये कि अगेन जो मेरा और मेरे घर में मेरा एक लाइफस्टाइल है वो जनरली हैप्पी ही है। हम अगर एक फ़न वे में कोई चीज़ डाल देते हैं वो लोगों को समझ ही नहीं आती कि ये फ़न था और ये मतलब बैशिंग नहीं करनी इस पर। बट फिर वही बात है कि आपको बड़ा एक और चीज़ है कि आपको क्रिएटिव कंटेंट सोचना पड़ता है जिस पे आपका ऑडियंस इंगेज हो, आपकी ऑडियंस पसंद करे कंटेंट को, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप बस हर चीज़ डाल दो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पर्सनल लाइफ को इनसे दूर रखना चाहिए। आपकी ऑलमोस्ट पर्सनल लाइफ ही होती है, घर भी दिखा रही हैं आप अपना, अगर आप किचन में हैं आप वो भी दिखा रही हैं, अगर आप ड्राइव कर रही हैं आप वो भी दिखा रही हैं। सो कभी घर वाली ज़िंदगी से डिस्टर्ब हुई, लगा कि ये जो हेटर्स हैं, ये जो हासिदीन हैं, ये तो घर तक भी देखेंगे तो मेरी तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी? नॉट रियली, क्योंकि मुझे ये पता है, लोगों को, मेरे फॉलोअर्स को ये पता है मैं रहती कहाँ हूँ, एरिया पता है, बट एग्जैक्ट वो चीज़। अच्छा, उसमें फिर अच्छे फॉलोअर भी आ जाते हैं। कभी जैसे कोई पैकेज आया, उसकी मैंने वीडियो डालनी है, उस पर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, तो मुझे फॉलोअर्स ही बताते हैं कि हदिया आपका एड्रेस लिखा हुआ है, स्टोरी को आप डिलीट कर दें। बिल्कुल, ये मतलब समटाइम्स होता है आपके जहन में नहीं होता, आप फ्लो में बना के डाल देते हो। फिर वही बात, अच्छे फॉलोअर्स भी होते हैं जो आपको दिल से आपको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, तो वो आपकी हेल्प भी कर रहे होते हैं। सही। अब एक दौड़ जो लगी है कि हर कोई कहता है मैं हिट हो जाऊं, ये हिट होना आपके लिए नुकसान का बाइस भी बनता है। सो कोई मशवरा होगा सोशल मीडिया यूजर्स के लिए आपका? ये एक ऑनेस्टली किस्मत की बात है कि कौन हिट हो रहा है, कौन सी वीडियो आपकी वायरल जा रही है। ये नहीं हो सकता कि आपकी हर वीडियो वायरल हो जाए, कोई बस किस्मत है, मैं तो समझती हूँ। नुकसानदेह यस इस तरह होता है कि फिर वही बात कि आपकी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट नहीं रहती। आप कहीं जा रहे हो, आप फैमिली के साथ बैठे हो। अच्छा, अब फैमिली का ये मतलब नहीं कि इट्स जस्ट योर बाल बच्चा। फैमिली में आपके इन लॉज आ जाते हैं, आपके कजन्स आ जाते हैं, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली आ जाती है। एक्सटेंडेड फैमिली मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं आना चाहते हैं आपके इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ आपको फिर कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो बहुत सोच समझ के आपको इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम समझते हैं कि अब ज़िंदगी सिर्फ यही रह गई है। सो ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को बिगाड़ के रख देती है। अगर आपको लगता है ना कि आप इससे बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर सकते हैं, तो ये कुछ ही लम्हों में आपके लिए बहुत बड़े नुकसान का बायस भी बन सकते हैं। सोशल मीडिया ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत सोच समझ के करें। इन लोगों को आपसे मिलवाने का मकसद ये होता है कि अगर ये लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत गहरी नज़र रख रहे हैं कि इनके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो इनको किस तरह से ले रहे हैं, इनके सोशल मीडिया को किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। सो ये नहीं आपने देखना कि सिर्फ आपने देखना है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, ये फॉलोअर्स कर क्या रहे हैं आपके साथ, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू आदिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम आपको एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे जोड़ेंगे।
सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव होते हैं उनके मसाइल क्या हैं। सोशल मीडिया अब जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो पल पल, क्योंकि ब्लॉगर्स यही कुछ कर रहे हैं, उनका ज़रिया मुआश जो है अर्निंग, और बहुत अच्छी अर्निंग वो यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है। इसके लिए वो जो मैंने अभी टर्म यूज़ की थी कि आपको फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं। अपने फॉलोअर्स जिनको आप बढ़ाने की दौड़ में हर टाइम लगे रहते हैं, उन पर नज़र रखना भी ज़रूरी होता है। इन्हीं फॉलोअर्स में आपको पसंद कौन कर रहा है, आपसे हसद कौन कर रहा है, आपके अकाउंट के ज़रिए आपके घर तक कौन पहुंचना चाह रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ पर कौन नज़र रख रहा है, आपके पर्सनल लाइफ को कौन तबाह करना चाह रहा है, ये सब चीज़ें नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पासवर्ड तक रसाई भी लोग जो है वो भेज देते हैं। आपको लिंक्स ऐसे आना शुरू हो जाते हैं, जब बार बार मोबाइल उठाओ आपकी ही स्टोरी होगी तो लोग कहेंगे कि जी बस इसको तो लोग इतना पसंद कर रहे हैं, बस इसको पकड़ के हमने इसके अकाउंट तक पहुंचना है किसी ना किसी तरह। हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मौजूद हैं, उमर ज़ेब खान, उन्हें वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। अभी कुछ देर पहले हमारे साथ हमारी जो मेहमान थी हाविया, बहुत लोग उन्हें फॉलो करते हैं, सो वो अपनी हर एक्टिविटी भी शेयर कर रही होती है। वो गाड़ी में है, वो किचन में है, वो अपने बच्चों का काम कर रही हैं, वो हर चीज़ शेयर कर रही हैं। सो उन्होंने बताया कि उनको बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। हर सोशल मीडिया यूज़ करने वाले को अपने फॉलोअर्स पर कड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि हम तो फॉलोअर्स देख के खुश हो रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें ऐसे है कि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो दो किस्म की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक है आपकी प्राइवेट प्रोफाइल और एक है आपकी पब्लिक प्रोफाइल। यस। अब हमारी जितनी भी कौम है इसमें कुछ लोग पब्लिक फिगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, या सम हाउ दी अदर वो मीडिया पर्सनालिटी हैं वाया सोशल मीडिया और द कन्वेंशनल मीडिया। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि आपका कंटेंट क्या है, दैट डिपेंड्स कि वो आपकी प्राइवेसी इंट्रूजन को डिफाइन करता है। सही। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो लोग जो कि पब्लिक फिगर हैं, जैसे आपने इन्फ्लुएंसर की मुझे एग्जांपल दी। अब अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि इनका या हमारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि देखें देयर आर मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स ना, सम आर मोटिवेशनल स्पीकर्स, सम आर डोमेस्टिक इन्फ्लुएंसर्स, सम आर द पीपल जो कि बेसिकली अपनी डेली एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो सबका मैंने इस तरह बताया कंटेंट का फ़र्क है। अब एक कंटेंट ऐसा है जिसमें ऑलरेडी कंप्लीट की कंप्लीट फैमिली प्राइवेसी खुद हमने उसको मीडिया पे किया हुआ है, ठीक है, उसके चैलेंजेस और हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी इन्फ्लुएंसर है, और ये सब ने ऑलमोस्ट किया भी होता है, वो अपनी प्राइवेट प्रोफाइल सेपरेट रखते हैं, ठीक है, और एक पब्लिक प्रोफाइल रखते हैं। अब आ गया इन्फ्लुएंसर्स। अच्छा, अब इनके पर आ गया फॉलोअर्स की किस किस्म की थ्रेट अवेलेबल है। अच्छा, अब ये मज़े की चीज़ है कि पाकिस्तान में यहाँ हर जगह पर आजकल फॉलोअर्स की एक रेस लगी हुई है। और जिसके जिस ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इवन मार्केटिंग एजेंसीज भी उनसे रब्ता करती हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी फॉलोअर्स की बेस के ऊपर ही उनसे रब्ता कर रहे होते हैं। तो जब इस तरह की रेस होती है तो यहाँ पर एक टर्म आ जाती है, उसे बोट प्रोफाइल्स कहते हैं। बोट प्रोफाइल्स वो प्रोफाइल्स होती हैं जो कि जेन्युइन नहीं होती, फेक होती हैं। अच्छा। ये फेक प्रोफाइल्स होने के दो रीज़न होते हैं। कुछ तो इन्फ्लुएंसर्स खुद बाय करते हैं। अच्छा। देयर आर मल्टीपल वेज फ्रॉम वेयर यू कैन बाय द बोट प्रोफाइल्स, ठीक है। आप वो बाय करें तो आपका फिगर जो है ना वो ठीक ठाक ज़्यादा हो जाए। और दूसरी भी एक ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जो कि बेसिकली लोगों ने भी फेक बनाई होती हैं, बोट बनाई होती हैं, और कुछ लोग बोट बनाते भी नहीं हैं मगर अपनी नॉर्मल इंडिविजुअल प्रोफाइल से गलत किस्म के कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, गलत किस्म की एक्टिविटी कर देते हैं। तो इसके अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट्स आते हैं। इसमें ज़रूरी सबसे ज़्यादा आंसर क्या है, वो लोग जो कि पब्लिक प्रोफाइल रखते हैं, जिनकी पब्लिक इमेज है, और वो इन्फ्लुएंसर्स हैं या किसी भी किस्म के पब्लिक इमेज के मालिक हैं, उनको चाहिए कि दे हैव टू आइदर हायर और डू देयर सेल्व्स कि अपने इन्फ्लुएंसर्स को रिव्यू करें, अपने फॉलोअर्स को रिव्यू करें, और फॉलोअर्स में देखें कौन से ऐसे फॉलोअर्स हैं जो कि अच्छा फेक प्रोफाइल अपने आप को खुद ही डिफाइन कर देती है कि वो फेक है कि नहीं, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे भी उनको लोग फॉलोअर्स मिलेंगे जो उनको एक किस्म का जिनका वे ऑफ कमेंटिंग थ्रेटनिंग होगा, हर वक्त डिसग्रेस करने के इक्विवेलेंट होगा। बेसिकली बाकी तमाम फॉलोअर्स को भी, वो जितने लोग कमेंट करना चाह रहे होते हैं उनको भी अफेक्ट कर रहे होते हैं, वो गलत किस्म के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। दे हैव टू मॉनिटर देयर सोशल मीडिया, दे हैव टू सी कि कौन ऐसे लोग हैं, उनको ब्लॉक करें, उनसे जान छुड़वाएं, और जितनी भी बोट प्रोफाइल्स किसी ने ऐड की हुई हैं उनको भी डिलीट करें। शुरू में सारे के सारे इस तरह ही की टर्मिनोलॉजीज इसी रास्ते को यूज़ करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। बाद में नेचुरली प्रोफाइल फेमस होती है तो सबके फॉलोअर्स बढ़ भी जाते हैं। तो यहाँ पर आ गया पब्लिक का। अच्छा, ज़्यादा कंसर्न है उन लोगों का जो कि सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, दे आर नॉट पब्लिक फिगर्स, दे वांट टू कीप द प्राइवेसी, बट सम हाउ द अदर दे आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट। उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है,
अगेन उनके लिए एक वर्ड यूज़ होता है विजिबिलिटी इंडेक्स। ठीक है। अपने विजिबिलिटी इंडेक्स को मॉनिटर करें, ये दोनों के लिए आता है, पब्लिक के लिए भी और ये जो पब्लिक फिगर हैं और जो कि इंडिविजुअल फिगर है। ये जो है ये है कि लेट्स से कि एक इंडिविजुअल है, उसने अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया हुआ है और एक और बंदा है वो उसके नाम का फेक अकाउंट क्रिएट कर देता है, ठीक है, और यही पब्लिक फिगर के साथ होता है। तो दे हैव टू कीप देयर विजिबिलिटी इंडेक्स, दे हैव टू कीप वॉचिंग कि कौन हमारे नाम की 8-8-9-9 फेसबुक या सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम या ट्विटर उस पर अवेलेबल है। दे हैव टू रिपोर्ट इट either from that way and they have to report that on their own Instagram, Facebook as well कि ये content मेरा नहीं है। स्टोरी पे जाके बता सकते हैं। स्टोरी पे जाके बता सकते हैं। Keep on telling your followers कि जी ये जो प्रोफाइल बनी है ये मेरी नहीं है, अगर ये इस तरह की चीज़ को शेयर करती है इट इज़ नॉट मी। फिर एक सबके लिए इन्होंने आसानी पैदा की पब्लिक फिगर्स के लिए कि वो एक ब्लू टिक का ऑप्शन दे दिया है, उसको वेरीफाइड अकाउंट कहते हैं। ट्विटर में तो खैर वो अभी चेंज हो गया उसका कॉन्सेप्ट, एक्स के अंदर उसको उन्होंने बाइबल भी कर दिया है उसके अंदर, लेकिन इवन देन हमारे लोग ज़रा सिंपल होते हैं, वो कोई भी इस तरह की चीज़ है उसको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते। इंस्टाग्राम पे कितना इफेक्टिव है ये ब्लू टिक और इसका फ़ायदा क्या हो जाता है? वेरीफाइड अकाउंट है आपका, अगर ब्लू टिक है तो आपका वेरीफाइड अकाउंट है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये क्या सबके पास 100% नॉलेज है इस चीज़ की? नेचुरली जो ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो तो अपना वेरीफाइड अकाउंट बना लेती हैं। इवन देन फ्रॉम अनवेरीफाइड अकाउंट जब कंटेंट कोई शेयर होता है, कोई ऐसी पोस्ट बना ली जाती है, सियासी पोस्ट बना ली जाती है एक मीडिया पर्सनैलिटी की तरफ से, तो लोग उसके नीचे धड़ाधड़ शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि उनको बारहा अपनी स्टोरी लाइन के ऊपर somehow the other अपनी रील्स के ऊपर they have to keep telling people कि ये हम नहीं हैं। अपने तमाम फॉलोअर्स को खुद भी देखें, अपने कमेंट सेक्शन को लाजमन देखें, और सिंस दे आर पब्लिक फिगर दे कैन मैनेज दैट, दे हैव टू गेट अ PR फॉर देयर ओन सेल्फ, जो कि वो देखें इनके पूरे के पूरे अकाउंट साथ इनके मैनेज करें। अगर एक बंदे के 1 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं, मेरे ख्याल में उसको स्ट्रीमलाइन पे आ जाना चाहिए कि someone should keep an eye on the comments and level of comments and all those things। तो ये आ गया पब्लिक फिगर का। और इंडिविजुअल का तो ख़ास तौर पे ये है कि हमारी वो बच्चियाँ या हमारे वो लोग जो कि अपनी इंडिविजुअलिटी के ऊपर हैं, काइंडली जब उनको सोशल मीडिया के ऊपर किसी की फॉलोइंग रिक्वेस्ट आती है, डू वेरीफाई कि वो इंडिविजुअल वाकई उनकी क्लास फेलो है, डू वेरीफाई किसी ने फेक अकाउंट से तो नहीं किया। एक बात और बताता चलूँ, ये हमें ह्यूमन कैपेसिटी है इस इशू की जो मैं बताने लगा हूँ। हमारे पास लोग एडिट होते हैं, फिर भी हमें दोबारा एक और सेम उन्हीं के बने के सोशल मीडिया से दोबारा फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और हम उसको ऐड कर लेते हैं। होता है। तो इसमें 2 रीजंस होती हैं। एक होता है कि एक जो ओरिजिनल यूज़र है वो अपना पासवर्ड पुराना भूल गया तो उसने नई बनाई और दोबारा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। और एक होता है कि वो एक बंदा इम्पर्सोनेट कर रहा होता है, उसी के कंटेंट को देखने के लिए एक फेक अकाउंट बनाता है, उसको ऐड करता है। इस केस में भी इंडिविजुअल हो या पब्लिक फिगर हो, मेनली मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, they must verify, they must call that person, they should accept दबाने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए, क्योंकि इमीडिएट रसाई मिल जाएगी आपके प्राइवेट कंटेंट को जो कि आप प्राइवेट रखना चाहते हैं। तो मस्ट वेरीफाई कि भाई आपने मुझे दोबारा भेजी है, ये आप ही है। बिल्कुल। अच्छा उमर, ऐसा है कि आपको समटाइम लोग इंस्टाग्राम पे बड़ी ऑफर कर रहे होते हैं कि ये कैंपेन है, ये लिंक है, इस पे आप चले जाएं तो आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, आप इतने पैसे कमा सकेंगे। और होता ही है कि लोग उस झांसे में भी आ जाते हैं। जो लिंक्स आते हैं ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? जब हम लिंक्स की बात करेंगे ना, लिंक्स को हम 4 कैटेगरीज में लेंगे, बल्कि मैं अब आपकी इस बात को ऐड करके 5 कैटेगरीज बना देता हूँ, क्योंकि जनरल लिंक्स भी होते हैं इसके अंदर। देखिए, एक सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी अगर आपके पास लिंक इस तरह का आया है कि जी आप इस पर क्लिक करें और आपको 10,000 या 15,000 फॉलोअर इमीडिएटली मिल जाएंगे, तो स्कैम है। ये तो आप वेरीफाई कर लें, जान लें। इसके लिए ज़्यादा कंपनीज बनी हुई हैं वो जो कि इसके लिए इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़वा देती हैं, लेकिन उनकी भी एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इनका जो एल्गोरिदम है सोशल मीडिया ऐप्स का, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जो लोग बार बार इस तरह के फॉलोअर्स को अपनी तरफ ऐड कर रहे होते हैं, वो भी उसको टैग कर लेती हैं एट अ मोमेंट, और फिर उनको बताया जाता है कि आपके पास फेक फॉलोअर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जेन्युइन आने चाहिए। अब मैं लिंक्स के ऊपर आता हूँ। देखें, लिंक का जो इशू है वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है, वो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी है, हमारे SMS मोबाइल के ऊपर भी है, हमें लिंक्स आते रहते हैं। एक लिंक जब आप क्लिक करते हैं ना, तो उसमें 4 किस्म के, एक तो जेन्युइन लिंक है। जेन्युइन लिंक की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया है। अगर वो किसी गवर्नमेंट ने आपको भेजा है तो उसका .gov का लिखा होगा, बिल्कुल ऐसे। अगर वो पंजाब गवर्नमेंट से है तो इनका आगे .gov पंजाब का मेंशन होगा।
तो अगर आपको उसके अलावा देयर इज़ नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर यूनिवर्सिटी का आपको आया है तो अगेन एक और शुरू में HTTPS होता है, वो देख लें कि वो ओरिजिनल है कि नहीं, मगर मैं उस पर भी 100% बिलीव करने का नहीं कह रहा। हमेशा लिंक को क्लिक करने के बजाय बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, पहले मैं आपको उसका इलाज बता रहा हूँ, कि आप उस चीज़ को उठाएं, बजाय क्लिक करने के कॉपी करें और जाके उसको गूगल पे प्लेस करके पेस्ट करके सर्च कर लें। गूगल जो आपको वहां से लिंक निकाल कर देगा ना, उस पर क्लिक करें, क्योंकि वो आपको राइट डेस्टिनेशन पर लेकर जाएगा। वाह, ठीक है। हाँ। अब मैं आता हूँ इसके ये लिंक्स करते क्या हैं। जब आप एक लिंक को क्लिक करते हैं ना, तो दो चीज़ें तो आपकी इमीडिएटली निकलती हैं, इससे ज़्यादा भी निकल सकती हैं, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। आपका IP एड्रेस, आपका मैक एड्रेस, ये तो आपका साथ ही चला जाता है। सही। IP एड्रेस का मतलब है कि आपकी लोकेशन आ जाती है। मैक एड्रेस का मतलब है कि अगर उसने इस तरह प्रोग्रामिंग की हो, स्क्रिप्ट किया हो कि जी आप इस पर कौन सी डिवाइस यूज़ कर रही हैं, आईफोन यूज़ कर रही हैं, क्या यूज़ कर रही हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जा सकती है, लेकिन मैं अभी बेसिक चीज़ बात कर रहा हूँ। ये हो गया एक सिंपल लिंक जो कि जेन्युइन लिंक है। जेन्युइन अगर आपको यूनिवर्सिटी ने भी लिंक भेजा, आप क्लिक करते हैं तो यूनिवर्सिटी के पास आपकी IP लोकेशन आ जाती है, आ सकती है। जेन्युइन लिंक की बात कर रहा हूँ। इसके आगे एक चीज़ ऐड होती है, उस टर्म को कहते हैं फिशिंग। इट स्टार्ट्स विद द P। फिशिंग ये है कि वो जब आप पेज क्लिक करते हैं तो वो आपके सामने एक लिंक क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज खुल जाता है। उस पेज में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाता है। ठीक है। अब यहाँ तो वो आपको लेके जाएगा एक क्लोन्ड वेबसाइट के ऊपर। आप क्लिक करेंगे, आपके सामने फेसबुक का पोर्टल खुल जाएगा। वैसे तो फेसबुक के क्रॉलर्स बड़े स्ट्रॉन्ग है, वो टर्न डाउन कर देते हैं, मगर लेट्स से कोई मैं अभी फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसी आपकी यूनिवर्सिटी का पोर्टल खुल जाएगा। जो आपका हैकर है या आपका जो भी इसके अंदर, इसको मैं ब्लैक हैट कहूँगा, जो भी इसमें क्रिमिनल है, जो इस क्रिमिनल साइबर एक्टिविटी को कर रहा है, वो आपको क्लोन करके एक मिलती जुलती वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। आप कहेंगे मैंने अपना लॉगिन करके, मेरा तो लॉगिन है इसके ऊपर। आप अपना लॉगिन एंटर करेंगे, जैसे ही आप अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करेंगे, वो पीछे डाटाबेस में उसके पास चला जाता है। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ वो क्या करते हैं, दूसरी चीज़ वो करते हैं कि आपको साइन अप का ऑप्शन देते हैं कि जी ये ड्रेस आई है, नई कलेक्शन, इसको क्लिक करें और आपके ऊपर ड्रेस आ जाएगा। ह्यूमन कैपेसिटी क्या है? ह्यूमन कैपेसिटी ये है कि हम जनरली अपना एक पासवर्ड ही रखते हैं हर चीज़ का। ये ह्यूमन कैपेसिटी है। अब वो करते क्या है कि जब आप क्लिक करते हैं तो वो ऑल टुगेदर एक नई वेबसाइट खुलती है और आप कहते हैं नहीं ये तो वाकई ड्रेसेस की वेबसाइट है, और अब वो कहते हैं प्लीज साइन अप फर्स्ट। अब अपना ईमेल तो वही डालेंगे जो आपका ईमेल है, और जनरली ह्यूमन कैपेसिटी ये है कि आप अपना वही पासवर्ड डाल देते हैं जो पासवर्ड आपका पहले का एग्जिस्ट कर रहा होता है, और वहां से वो पासवर्ड उनके पास चला जाता है। इसे कहते, इस टर्म को कहते हैं डाटा स्टीलिंग की, इस टाइप को कहते हैं फिशिंग। इसका इलाज क्या है? इलाज बड़ा ही सिंपल है। अगेन जो मैं बता रहा हूँ, आप उसको तो लिंक को डायरेक्ट क्लिक ना करें। अच्छा, अगर किसी ने प्रॉपरली आपको हैक करने की कोशिश की है, किसी बंदे को, इसे खास तौर पे हमारी मीडिया पर्सनैलिटीज़ में इंपॉर्टेंट है कि उनको स्पेसिफिकली हैक करने की कोशिश की जाती है। नेवर एवर राइट द सेम पासवर्ड विच यू यूज़ फॉर योर सोशल मीडिया अकाउंट्स इन अदर वेबसाइट। और इसके बड़े सिंपल से तरीके हैं याद करने के। कुछ तरीके ऐसे हैं कि आप उसी वेबसाइट का कोई एक आध अल्फ़ाबेट पकड़ लें और उसके अंदर अपने मास्टर पासवर्ड के अंदर उसको बीच में एडजस्ट कर लें, तो इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू ब्रेक दैट, टू क्रैक दैट। तीसरा इसके अंदर है जो कि एक टर्मिनोलॉजी है जिसे मेलवेयर कहते हैं। मेलवेयर ये होता है कि इसके साथ एम्बेड कर दिया जाता है एक वायरस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बाज़ औक़ात एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर खास तौर पे एक लिंक आता है, ऐसे हम लिंक पे क्लिक करते हैं कि वॉच लेटेस्ट मूवी ऑन दिस, आप ऊपर देखते हैं डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है। ये इसके अंदर एम्बेड किया होता है कि जी आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो एक ऐप डाउनलोड हो जाएगी, पर वो रन नहीं होगी, रन आपको फिजिकली करनी पड़ेगी। लेकिन एक स्टेप अहेड ये मैं जो बात करने लगा हूँ, ये उनके लिए जो बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रहे हैं। इसके अंदर आ जाता है एक्सप्लॉइट्स अटैक, इसे एक्सप्लॉइट्स कहते हैं। वो ये होता है कि द मोमेंट यू प्रेस द क्लिक, तो आपका जो नॉट द फोन्स मगर आपकी जो विंडोज़ है वो हैक होने का, उसके अंदर इंट्रूजन होने का, बैकडोर होने का 99% चांस पड़ जाता है। ऐसे केस में कीप लेटेस्ट एंटीवायरसेस प्लस हर चीज़ का इलाज आपकी अवेयरनेस है, सही, आपको खुद पता होना चाहिए। तो यही मकसद है आज के शो का भी। अच्छा जी, मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद पासवर्ड आपका किस तरह से महफूज हो सकता है, सेफ कैसे हो सकता है, करना उसके लिए आपको क्या, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब हम आपको बताएंगे कि आपका पासवर्ड अगर किसी को पता चल गया है तो उसकी निशानियां क्या हैं, आपको पासवर्ड को किस तरह से सेफ रखना है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस कैसी है, उमर क्या करना है आपको इसके लिए? अच्छा, ऐसे है कि पासवर्ड जो है वो एक वर्ल्ड लेवल साइकोलॉजी है कि इतनी नंबर ऑफ ऐप्स हम इंस्टॉल करते हैं,
इतनी नंबर ऑफ वेबसाइट्स पे हम साइन अप करते हैं, मगर मज़े की चीज़ है सबके जनरली हम पासवर्ड सबका एक ही रखते हैं। हम में शार्प लोग भी हैं जो कि जिन्होंने तरीके निकाले में हैं, बट हम जनरल लोग ही बात करेंगे। एक वक्त आता है बंदा थक जाता है कि यार मैं क्या ये बार बार फॉरगॉट मैं पासवर्ड करूँ, मैं एक मास्टर पासवर्ड रख लेता हूँ। हम दोनों चीज़ों पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जो पासवर्ड्स हैं वो स्टील होने का आप समझ लें चांस 99% है 100 में से। मैं 99% की बात कर रहा हूँ, और उसकी एग्जांपल मैं नहीं, आपको आपका मोबाइल देता है। आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएं, अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं, और मैं उसके बाद एंड्रॉयड का बताता हूँ। उसमें आप सेटिंग्स में जाएं, वहाँ पर आपको पासवर्ड्स की ऑप्शन मिलेगी। आप उस पर क्लिक करें, आपके ऊपर टॉप पे लिखा हुआ आएगा आपके कितने नंबर ऑफ पासवर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने सिस्टम किया हुआ है एप्पल वगैरह वालों ने। ये सारा का सारा डाटा जो है ना, ये जितना भी डार्क वेब पे बिक रहा होता है, इन्होंने अपने भी रखा हुआ सिस्टम। ये वहाँ से चेक करते हैं किसी से हमारे यूजर्स के पासवर्ड चोरी हुए हैं, तो ये आप खुद बता रहे होते हैं। सेम लाइक गूगल पे आप जाएं, साइड पे क्रोम की ऑप्शन है, सेटिंग में जाएं, ऊपर जाएं पासवर्ड्स पे, सेटिंग पे इतना आ जाएगा 59 पासवर्ड्स मे हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं? एक वेबसाइट है, हमने यहाँ पर हर बंदे ने यहाँ पर चूँकि ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई हुई है, आपको वो ऐसी आप ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाते हैं, वो कहते हैं साइनअप करें, साइनअप करते हैं आप, वो ना उसकी वेबसाइट की ना कोई सिक्योरिटी है, ना उन्होंने कोई अपना साइबर पेनिट्रेशन के टूल्स रखे हुए हैं। उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई ई कॉमर्स की, आप जब जाके बनाते हैं आप अपना वही ईमेल डालते हैं, वही पासवर्ड डालते हैं, उसमें वो ना चाहते भी उनका डाटा लीक हो जाता है और वो सबके पास चला जाता है। वो गूगल से डाटा लीक नहीं होता, वो लीक उनसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आपने पासवर्ड और ईमेल वही लिखा होता है। इसके इलाज क्या है? एक तो अपना इसको यकीन ये विजिबिलिटी इंडेक्स में आ जाता है, आप जाके अपने चेक करते रहा करें कि कौन कौन सी, आपको एप्पल भी बता रहा है और क्रोम भी बता रहा है। प्लस मेरा एक मशवरा है, दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक विच आई पर्सनली यूज़, कि मैं जिस भी वेबसाइट या ऐप को यूज़ करता हूँ, मेरा एक मास्टर पासवर्ड है जो मैंने अपने जेन में रखा हुआ है। उसका 3rd अल्फ़ाबेट या 4th अल्फ़ाबेट मैं उसी वेबसाइट के एड्रेस से, जो कि मैं भी क्लैरिटी के साथ बता नहीं रहा, उसमें से आप 1-2 वर्ड अल्फ़ाबेट्स पिक कर लें, ठीक है, और उसके अंदर आपके जहन में है कि मैंने यहाँ पर एडजस्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल किसी का पासवर्ड है पाकिस्तान 123, वो गया है फॉर एग्जांपल एक सो कॉल्ड एक वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम abcde.com है। उसमें से उसने चुन लिया कि मैंने 2nd अल्फ़ाबेट उठा लेना और लास्ट अल्फ़ाबेट उठा लेना इस वेबसाइट का, और वो मैंने इसके बीच में 2nd और 3rd जगह पे कर जाना है, तो आपका हर पासवर्ड यूनिक हो जाएगा, हर पासवर्ड। ये तो एक टर्म आ गई। इसके अलावा अपने मोबाइल्स में हर आपको कंपनी अब OTP का ऑप्शन दे रही है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन का जी। सबसे रिक्वेस्ट है अपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें। उसकी एक फर्दर फॉर्म है, उसे कहते हैं ऑथेंटिकेटर्स। ये गूगल भी दे रहा है, आउटलुक भी दे रहा है। इसमें पासवर्ड का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर हर 30 सेकंड्स के बाद आपका जो है वो चेंज हो रहा है। मगर मैं इतनी टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा, हम ऐसी बात करेंगे जो तमाम लोगों को समझ आए। तो काइंडली आज सब के सब लोग जाएं, अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें, अपना मोबाइल पीछे डालें, ताकि कोई अगर आपका पासवर्ड जानता भी है ना, तो टिल द टाइम यू डोंट रिसीव द OTP वो आपका पासवर्ड हैक नहीं कर सकता। एक बात और, कुछ भी हो जाए, किसी का भी फोन आ जाए, कुछ भी सामने लिखा हुआ हो, प्राइवेट नंबर लिखा हो, FIA लिखा हो, ये मैंने लास्ट प्रोग्राम में कवर किया था कि ये स्पूफिंग्स होती हैं, ये कोई भी यूज़ कर सकता है इन टर्म्स को। आपने अपना OTP कभी किसी को शेयर नहीं करना। ये जो वर्ड है OTP, वन टाइम पासवर्ड, ये किसी को नहीं शेयर करना। ये आपने शेयर कर दिया, रेस्ट एश्योर आप गए। चाहे आपको दुनिया का कोई बंदा किसी भी बैंक से बन के कॉल कर ले, किसी भी स्टेट इंस्टीट्यूशन में से बन के कॉल कर ले, OTP आपकी प्रोटेक्शन है, वो आपने कभी भी किसी को शेयर नहीं करना। प्लस एक चीज़ हमें अप्रिशिएट भी करनी चाहिए, गवर्नमेंट लेवल मेरे ज़हन में एक बात आई, गवर्नमेंट ने इसके स्टेप्स लिए हैं इसको साइबर अवेयर करने के लिए। नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग कमीशन जो है वो स्पेशलाइज साइबर सिक्योरिटी के अब फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट कोर्सेज करवा रही है, और वो कोर्सेज सबको करने चाहिए। मेरे ख्याल में जितने लोगों का समर कैंप गुजर रहा है, फ्री गवर्नमेंट कोर्सेज करवा रही है, जाके सारों को कोर्सेज करने चाहिए साइबर सिक्योरिटी के, साइबर अवेयरनेस के। तो ये इस तरह के एग्जांपल्स हैं जिसमें लोग जाएं, कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट बन गए हैं, जहां पर जाके अपने आप को वो करें, रजिस्टर करवाएं, फ्री कोर्सेज करें, सही, और सारे के सारे लोग साइबर अवेयर हों। बिल्कुल, सोशल मीडिया इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर आपको गौर करना है, जिन पर आपको नज़र रखनी है, जो आपके पासवर्ड को महफूज रख सकते हैं, वो चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह उमर को हम मदू करते रहेंगे, बहुत स्पेशल इन्फॉर्मेशन मजीद भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, मंडे को मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।